नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास यानी बालक का समाज के साथ संबंध किस प्रकार विकसित होता है। तो सबसे पहले परिचय देखेंगे। समाज हमेशा वातावरण पर निर्भर करता है। जिस प्रकार का वातावरण होता है उस वातावरण की प्रकृति का प्रभाव समाज पर पड़ता है। समाज ही मनुष्य को सब बनाता है। वह जो कुछ भी सीखता है समाज से ही प्राप्त करता है। केवल सीखने की योग्यता अपनी होती है। यानी कि अगर समाज शिक्षित होती है तो वहाँ के लोग भी शिक्षित होते हैं। सामाजिक विकास एक कर्मिक प्रक्रिया है, यानी कि यह एक चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में यह भिन्न भिन्न गति से चलता रहता है। जन्म के बाद शैशवावस्था से ही सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है, जब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रियाएं करने लगता है। यानी कि यह सामाजिक विकास शैशवावस्था से ही देखा जाता है। जैसे बच्चे किसी व्यक्ति को देखते हैं, जान पहचान के व्यक्ति को देखते हैं जो शिशु होता है, तो उसे देखकर मुस्कुराते हैं। इस प्रकार सामाजिक विकास जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अलग अलग गति से होता है और यह जीवन पर्यंत तक चलते रहता है। विभिन्न अवस्था में जो विकास की अवस्था होती है उनमें सामाजिक विकास का चेंजेस देखने का मिलता है और यह जीवन पर्यंत, यानी यह कभी रुकता नहीं है। सामाजिक विकास की प्रक्रिया फ्रीमैन एवं अन्य का कहना है, सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो स्वयं को समूह की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार ढालना और एकता, मेल जोल और आपसी सहयोग की भावना के विकास से सहायक होती है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का प्रारंभ स्टार्टिंग कैसे होता है उसे हम देखते हैं। यानी कि उनमें सामाजिक विकास किस प्रकार विकसित होता है। टोली की आयु। टोली का मतलब होता है छोटा समूह जिसे बनाकर बच्चे खेलते हैं। 6 या 7 वर्ष की आयु में बच्चा छोटी छोटी टोलियों में खेलने लगता है। 11 या 12 वर्ष की आयु में वह टीम खेलों में भाग लेने लगता है। उसके व्यवहार पर उसके समूह का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यानी कि समूह का जिस प्रकार का नेचर होगा बच्चों का, उसका प्रभाव उसमें जितने भी शामिल बालक होते हैं उन पर पड़ता है। टोली बालक में आत्मनियंत्रण, साहस, सहकारिता, न्यायशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना इत्यादि गुणों का विकास करती है। जब टोली बनाकर बालक खेलते हैं तो उनमें किसी चीज को करने की क्षमता, एक दूसरे के सहयोग, न्यायशीलता, यानी कि किसी चीज को उनके बीच लड़ाई होती है या झगड़ा होने लगती है तो वह उसे न्याय दिलाने का भी प्रयास करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। नेता के प्रति भक्ति, यानी कि उनका टोली का एक लीडर भी होता है। इस समय इत्यादि गुणों का विकास होता है। उनमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है और समायोजन करना सीख जाते हैं। जो टोली में बच्चे होते हैं उनको अनेक बच्चों को अलग अलग कार्य दिया जाता है और वो उस कार्य को समायोजन के साथ करना सीख जाते हैं। अगला पॉइंट है लिंग विभाजन का समय। बाल्यावस्था के शुरुआत में लड़के और लड़कियां इकट्ठे खेलते हैं, जबकि 8 से 10 वर्ष की आयु में इनमें विभाजन शुरू हो जाता है और वे एक साथ खेलने से इनकार कर देते हैं।
बालक और बालिकाएं अपना अलग अलग समूह बनाते हैं और यह प्रवृत्ति किशोरावस्था तक चलती है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आता है, 12 से 18 वर्ष, यह उस अवस्था तक चलती है। मित्रों का चुनाव। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण विशेषता है मित्रों का चुनाव करना। वे अधिकतर अपने सहपाठियों को ही मित्र बनाते हैं। सहपाठी यानी कि उनके साथ जो विद्यालय जाते हैं उनको ही वे मित्र बनाते हैं। मित्रों के चुनाव में सामाजिक और आर्थिक स्थिति, जाति एवं संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ता है। प्राय बच्चों में देखा जाता है कि वो देखते हैं कि ये बच्चे गरीब हैं तो वो उनसे कम दोस्ती करते हैं, और जो बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है उनसे मित्रता बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसा अधिकतर देखा जाता है। अगला पॉइंट है सामाजिक समझ एवं समायोजन। बाल्यावस्था में सामाजिक समझ का विकास होता है, यानी उसमें समझ की क्षमता बढ़ जाती है। लोगों के बारे में सोचने, समझने, विचार विमर्श करने की क्षमता। व्यक्ति माता पिता तथा शिक्षकों का सम्मान करता है और शिष्टापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास करता है। यानी कि उनमें देखा जाता है कि वो माता पिता तथा शिक्षक की आदर करते हैं। इस समय वह आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होता, वह समाज में समय को समायोजित कर लेता है। समाज की जिस प्रकार की आवश्यकता होती है वे उसी के अनुसार ढल जाते हैं, उनकी सहायता करने के प्रयास करते हैं। पसंद में रुचि। बालक और बालिकाओं में पसंद करने की रुचि की क्षमता अलग अलग होती है। बाल्यावस्था में बालकों को अपने पसंद में अधिक रुचि हो जाती है, परंतु बालकों और बालिकाओं में इन कार्यों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। जैसे बालिका जो होती हैं गुड़िया गुड्डे की खेल खेलती हैं, जबकि बालक घर के बाहर वाले खेल खेलना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक स्वीकृति। बाल्यावस्था में बालक में सामाजिक स्वीकृति एवं प्रशंसा पाने की तीव्र प्रवृत्ति नजर आती है। यानी इस अवस्था में बालक सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे समाज में मुझे आदर और मेरे कार्य से लोग खुश भी हों। उसे सदा इस बात का ध्यान रहता है कि स्कूल और बाहर के लोग उसे कैसा समझते हैं, जिसे घर में तथा बाहर प्रशंसा एवं स्नेह मिलता है। वे अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। किंतु इसके विपरीत उपेक्षित बालक विद्रोही तथा समाज विरोधी बन जाते हैं। उपेक्षित बालक यानी कि उनको समाज में सम्मान नहीं मिल पाता। इस कारण वो उनमें अनेक भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, जिससे वे विद्रोही और समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं। वह नकारात्मक भावनाएं उनमें उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे बालक जिन्हें अपने परिवार तथा साथियों में प्रशंसा तथा सम्मान और मान्यता नहीं मिलती, वे उद्दंड बन जाते हैं। अगला पॉइंट है 7 पॉइंट, नेता बनने की भावना। बाल्यावस्था में बालकों में नेता बनने की भावना दिखाई देती है। अच्छे गुणों के आधार पर बालक प्रशंसा का पात्र बन जाता है और अपने समूह का नेता चुन लिया जाता है। अगर समूह में कोई बालक अच्छे गुण वाले होते हैं, सहयोगी होते हैं, आदर्श होते हैं, तो उन्हें उन समूह के द्वारा
लीडर के रूप में चुन लिया जाता है। बालकों के समूह अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, यानी कि समूह में कुछ अच्छे भी लोग, अच्छे बच्चे भी होते हैं और कुछ बुरे बच्चे भी। कभी कभी ये समूह सामाजिक दृष्टि में अवांछित कार्य भी करने लगते हैं। हॉरलॉक के अनुसार देखते हैं यहाँ पे, लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वहाँ वह एक नए वातावरण में अनुकूलन करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना और नए मित्र बनाना सीखता है। यहाँ 6 वर्ष की अवस्था में बोल रहे हैं हॉरलॉक जी कि जब वो प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह एक नए वातावरण उसे प्राप्त होता है और वहाँ पर वो नए मित्र बनाना भी सीख जाता है। अनुकूलन करने के उपरांत, यानी कि सीखने के उपरांत, बालक के व्यवहार में अनुकूलन यहाँ पर एक दूसरे से नकल करना या सीखना होता है। बालक के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाता है। फलस्वरूप उनमें स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होता है। यानी कि बालक देखते हैं एक दूसरे को कि वो सहयोग कर रहा है या सहायता कर रहा है, कोई मुसीबत में है तो उसी प्रवृत्ति को वो अनुकूलन करके सीख जाते हैं। विद्यालय में बालक, अगला पॉइंट है, विद्यालय में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है। यह खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के आदर्शों को निर्धारित करती है। यानी कि विद्यालय में अलग अलग समूह अनेक प्रकार के होते हैं, उनका सभी बालक पार्टिसिपेट उनमें करते हैं। समूह बालक में अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। समूह से बालक अनेक गुणों को सीखते हैं। अब देखते हैं, अगला बिंदु है हमारा सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो पहला देख लेते हैं वंशानुक्रम। मनोवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों के आधार पर यह बताया है कि बालक के सामाजिक विकास पर भी वंशानुक्रम का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। भारत में कई ऐसे महान लोगों के उदाहरण मिल जाते हैं जिनके पूर्वज उस सामाजिक मूल्य धारण करते थे और उनमें भी सामाजिक मूल्यों की प्रधानता थी। वंश परंपरा के रूप में उन्हें अपने पूर्वजों से ये मूल्य प्राप्त हुए। यानी कि सामाजिक विकास का प्रभाव वंशानुक्रम का भी पड़ता है। यानी कि वंश में कोई पूर्वज अच्छे गुण वाले, आदर्श, विचार विमर्श एवं अन्य तत्वों से निर्मित वाले व्यक्ति होते हैं तो उनका प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर व पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके पिता भी बहुत आदर्शवादी थे जिनका प्रभाव इन पर भी पड़ा। शारीरिक तथा मानसिक विकास, ये भी सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। जिन बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है उनका सामाजिक विकास भी वांछित दिशा में वांछित गति से होता है। शारीरिक रूप से विशिष्ट, मोटे, बहुत पतले, नाटे आदि बालकों को अपने समूह में उपेक्षा झेलनी पड़ती है या समाज उन्हें हंसी का पात्र बना लेता है। यहाँ पर देखा जाता है कि अगर कोई बालक शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जैसे कोई मोटा हो जाता है या कोई पतले बच्चे होते हैं, तो उनको समूह के द्वारा, एक दूसरे के द्वारा दूसरे लोग उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं, तो इसके कारण उनमें हीन भावना जन्म ले लेती है और समाज में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते। यानी कि अपने को हीन दृष्टि या निगेटिव थिंकिंग से देखने लगते हैं। जो बालक मानसिक स्वास्थ्य में दुर्बल होते हैं, चिंता व द्वंद्व में रहते हैं, उनका समाजीकरण उचित रूप से नहीं हो पाता।
ऐसे बालक समस्यात्मक बालक बन जाते हैं, यानी कि वो समाज के साथ उचित रूप से समायोजन नहीं कर पाते, वो अनेक नकारात्मक सोच का शिकार रहते हैं। संवेगात्मक विकास, संवेग का अर्थ होता है यहाँ पर प्रेम, ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि। बालक का संवेगात्मक विकास भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। स्नेह और विनोद के भाव रखने वाला बालक सभी का स्नेह पात्र होता है, जबकि उसके विपरीत यानी कि जो बालक दूसरों से प्रेम करता है यानी दूसरे व्यक्ति से, तो उन व्यक्ति के द्वारा भी उस बालक के साथ प्रेम व्यवहार रखा जाता है। जबकि इसके विपरीत सदैव ईर्ष्या यानी कि एक दूसरे को देखकर जलन, क्रोध, द्वेष व घृणा के भाव रखने वाले बालक की उपेक्षा करते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के सामाजिक विकास में अंतर होना स्वाभाविक है। अब देखते हैं परिवार। परिवार के सदस्यों के बीच दुलार, प्यार, सहयोग आदि की भावना अधिक होती है, यानी कि परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं वे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। इन सब का प्रभाव बालक के समाजीकरण पर भी पड़ता है। इन सब को देखकर बालक पर भी इन विचार तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बालक को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उन्हें योग्य व्यक्ति बनाता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को प्यार, दुलार, स्नेह आदि देते हैं, परंतु कुछ माता पिता इसके विपरीत होते हैं और बात में बच्चों को डांटते रहते हैं, पीटते रहते हैं या गाली देते हैं। ऐसी स्थिति में बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जिन माता पिता द्वारा बालकों के प्रति हार्दिकता दिखाई जाती है, उनके बच्चों में सामाजिक शील गुण एवं सामाजिक व्यवहारों का विकास तेजी से होता है। यानी कि माता पिता का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। जिस तरह का व्यवहार माता पिता का होता है, उसी प्रकार का व्यवहार बच्चे भी करना सीखते हैं। माता पिता से विद्वेष पाने वाले यानी कि हमेशा डांट फटकार पाने वाले बालकों में ऐसे गुणों का विकास नहीं होता, यानी कि अच्छी शील गुणों का विकास नहीं होता। माता पिता से उचित प्यार, दुलार व स्नेह मिलने से बालकों में सुरक्षा की भावना, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि गुण उपजता है। अगर माता पिता द्वारा उन्हें प्यार दिया जा रहा है तो वो अपने आप को गर्वान्वित और सुरक्षा की भावना को महसूस करते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच अंतःक्रिया के अलावा परिवार के अन्य पहलू जैसे परिवार का आकार, परिवार में सदस्यों की संख्या, भौतिक वातावरण आदि का भी बालक के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण की विधि। पालन पोषण की विधि बच्चे के समाजीकरण को प्रभावित करती है। जिन बच्चों के परिवार द्वारा उनके पालन पोषण अच्छे तरीके से किया जाता है, उसी प्रकार से वे अपने बच्चों का भी पालन पोषण करते हैं। यानी कि जिस बच्चे को अपने माता पिता के द्वारा पालन पोषण अच्छी तरह से हो रही है, तो वो चीज़ को वे बच्चे भी सीखते हैं और अपने आगे आने वाले पीढ़ी यानी अपने बच्चे का पालन पोषण भी उसी तरीके से करते हैं। अगर माता पिता द्वारा अच्छे तरीके से पालन पोषण किया जा रहा है तो वो बच्चे भी वही क्रिया को सीखते हैं और अपने आगे आने वाले बच्चों का वो बड़े होकर उनका पालन पोषण करते हैं। आर्थिक स्थिति। बालक के सामाजिक विकास पर घर की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। धनी परिवार के बालक अच्छे निवास स्थान तथा वातावरण में रहते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है, जिसके कारण वे अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। और जबकि दूसरी ओर देखा जाता है कि निर्धन परिवार के बालक यानी गरीब परिवार जो होता है,
उनके बच्चे आवश्यक सुविधाओं से वंचित रहते हैं, यानी कि उन अनेक प्रकार की सुविधाएं जो होती है, सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती उन्हें। इससे उनका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। सामाजिक विकास यहाँ पर इसलिए प्रभावित होता है कि लोग उनसे दोस्ती करना नहीं चाहते हैं, और ये निर्धन परिवार में रहने के कारण इनका पालन पोषण अच्छे से नहीं हो पाता और इनमें अनेक नकारात्मक सोच का भी विकास हो जाता है। पास पड़ोस यानी कि अगल बगल के रहने वाले लोग। बालकों के समाजीकरण में पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पास पड़ोस के व्यक्तियों में के संपर्क में आने से बालक नए नए व्यवहार सीखता है, यानी कि आस पड़ोस के लोग जैसे होंगे, उनका नेचर जैसा होगा, उस नेचर का प्रभाव बालक पर भी पड़ता है। आपस में मिलकर भिन्न भिन्न तरह की सामाजिक समस्याओं पर बात करता है, जिससे वह नए नए आदर्शों से परिचित होता है और उसे चेतन या अचेतन रूप से अपने व्यक्तित्व में समावेशित कर लेता है। इससे उसके समाजीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। उनमें सहकारिता, परोपकारिता जैसे सामाजिक गुणों का विकास होता है। धार्मिक संस्थाएं और क्लब आदि का प्रभाव भी बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि विभिन्न धार्मिक संस्थाएं जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। समाज के सदस्यों के इकट्ठे होकर विचार विनिमय करने, एक दूसरे के संपर्क में आने तथा पारस्परिक संबंधों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से इन संस्थाओं का बहुत महत्व है। इन धार्मिक और सामाजिक स्थानों में जिस तरह का वातावरण होता है और इन संस्थाओं के जो आदर्श, परंपराएं और मान्यताएं होती हैं, उनका बालकों के सामाजिक व्यवहार को उचित और अनुचित दिशा प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। यानी कि हर एक धर्म संस्था का एक आदर्श होता है और उन आदर्शों का प्रभाव बालक पर भी पड़ता है। वे अच्छे अच्छे गुणों, व्यवहारों को सीखते हैं। सूचना एवं मनोरंजन के साधन। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, रेडियो, सिनेमा, टेलीविज़न आदि सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाले साधनों की बालक के सामाजिक विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये साधन बालकों को सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन, मूल्यों और मान्यताओं से अवगत कराते रहते हैं। जो सूचना एवं संचार के साधन होते हैं, वो समाज में क्या चेंज हो रहा है, देश विदेश में क्या हो रहा है, उसका उन सूचनाओं से वो बालक को अवगत कराते रहते हैं। ये उनमें सामाजिक कुरीतियाँ, बुराइयों, अंधविश्वास, कुसंस्कारों के प्रति घृणा पैदा करके उनके उन्मूलन की दिशा में बालकों को अग्रसर करने में सक्षम होते हैं। अनेक तरह की सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे अंधविश्वास कई तरह के हैं, बाल विवाह देख लीजिए उदाहरण। तो उन सभी का प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ता है ऐसी स्थिति में, जिस ये सूचनाओं के माध्यम से, मनोरंजन के साधन है, इनके माध्यम से बालक को प्राप्त होता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। परंतु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इनके द्वारा बालकों के ऊपर कोई गलत प्रभाव न पड़े। विद्यालय सिर्फ बालकों को शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान, सामाजिक मानकों के बारे में बताकर बालकों में सामाजिकरण का बीज बोता है। विद्यालय जो होता है केवल शिक्षा ही नहीं देता, बल्कि अनेक सामाजिक परिस्थितियों से भी अवगत कराता है कि समाज में किस प्रकार रहना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह की व्यवहार करना चाहिए, ताकि आदर्श गुणों का विकास हो सके। अध्यापक का व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा विद्यार्थियों के साथ होने वाली अंतःक्रियाओं का
बालक के समाजीकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो अपने टीचर के व्यवहार को अपने गुणों में उतारते हैं। जिस तरह का टीचर का व्यवहार होता है उसी तरह के बनने का कोशिश करते हैं। बालक अध्यापक के व्यवहारों का अनुकरण करते हैं, यानी कि बालक जो होते हैं वो अपने टीचर के जो नेचर होता है उसको सीखने का प्रयास करते हैं। अतः यदि अध्यापक स्वयं ही कुसमायोजित होगा तो बालकों में कुसमायोजन की समस्या आ जाती है। यानी कि अध्यापक में जैसे कुछ गुण हो, जैसे कुछ कठिनाई आती है तो घबरा जाना, तो उन्हीं कठिनाइयों जैसे बालकों के समक्ष भी समस्या आ जाती है और उनके समाजीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। जिस तरह के समाजीकरण का विकास होना चाहिए उनका विकास, बालक का समाजीकरण का विकास नहीं हो पाता। यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।